गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जीएसटी की सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन सह संबंध को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सह संबंध या कोरिलेशन क्या है इसको समझेंगे। सह संबंध या कोरिलेशन की क्या आशय है? इसके अंतर्गत जैसे इसका नाम है सह संबंध, यानी कि सह मतलब साथ और साथ साथ चलने की प्रवृत्ति को हम सहसंबंध कहते हैं। अब ये साथ साथ चलने की प्रवृत्ति से क्या आशय है कि सांख्यिकी में जब भी कोई हमें दो मूल्य दे रखे हैं या ये कहें कि दो श्रेणियाँ दी हुई हैं, तो उसमें हम ये देखें कि वो दोनों श्रेणियाँ जो हैं उनमें परिवर्तन वो कितना साथ साथ हो, एक में परिवर्तन हो रहा है तो क्या उसकी वजह से दूसरे में भी परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है। तो यदि उनमें ऐसा हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं इसके साथ साथ दूसरे में भी, तो हम कहेंगे कि दोनों में सहसंबंध है, यानी दोनों तरह की श्रेणियों में साथ साथ चलने की प्रवृत्ति है, दोनों साथ साथ परिवर्तित हो रहे हैं, वो कहलाएगा कि दोनों में सहसंबंध। तो ये जो दोनों तरह के मूल्यों में परिवर्तन कितना साथ साथ हो रहा है, ये देखने के लिए एक तरह से हम जो रीति अपनाते हैं उसी को सहसंबंध कहा जाता है। बाउली ने भी अपनी परिभाषा इसी तरह से दी है कि जब दो संख्याएं इस प्रकार से रिलेटेड हैं कि एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन से सहानुभूति में हो, यानी कि एक में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे में भी उसकी वजह से हो रहा है। जैसे एक मूल्य में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है और दूसरे में भी कमी हो सकती है, पहले में कमी है दूसरे में भी हो रही है, दूसरे में वृद्धि हो रही है, पहले में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है, या फिर उनमें विपरीत परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों में सहसंबंध है। तो बाउले के द्वारा भी यही कहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सहसंबंध दो या दो से अधिक संबंधित चरों के बीच में संबंध की सीमा के मान को सहसंबंध कहते हैं। तो सहसंबंध का मतलब है कि दो मूल्यों के साथ साथ चलने की प्रवृत्ति। अब जब हम सहसंबंध की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दो श्रेणियों में एक में परिवर्तन हो रहा है तो उसके प्रभाव से दूसरे में भी परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन है, यानी दो तरह के मूल्य हमारे पास हैं, तो एक मूल्य कारण है और दूसरे मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो उसके प्रभाव की वजह से। तो ये जो कारण और प्रभाव, ये दोनों चीजों का जो संबंध है वो कारण कार्य संबंध कहलाता है। तो सह संबंध तभी कहा जाएगा जबकि दो मूल्यों में मान लो परिवर्तन तो हो रहा है पर एक की वजह से दूसरे में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक वो सह संबंध नहीं कहलाता। तो यही कारण कार्य संबंध कहलाता है। यानी कि जो दो समंग श्रेणियां हमारे पास है वो एक दूसरे पर आश्रित होनी चाहिए, उनमें पारस्परिक अंतर निर्भरता होनी चाहिए, तभी हम उसको सहसंबंध मानेंगे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। एक में परिवर्तन कारण होता है और दूसरे में परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन का प्रभाव होता है तो वो प्रभाव या कार्य कहलाता है। तो यदि दोनों में ये कारण प्रभाव का संबंध नहीं है दोनों श्रेणियों में तो सहसंबंध नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो किसी शहर में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो ये वाहनों की संख्या कारण हो गया और दुर्घटनाएं उसका प्रभाव हो गया। इसी तरह से वर्षा अच्छी हुई तो उससे उत्पादन भी अच्छा हुआ, तो इसका मतलब कि वर्षा कारण है और उससे जो उत्पादन हुआ वो उसका प्रभाव है। तो यहाँ ये चीज़ें आपस में
इन दोनों में क्या कहा जाएगा? वर्षा और उत्पादन में और वाहनों की संख्या और दुर्घटनाओं में सहसंबंध है। तो जो कारण है वो एक स्वतंत्र चर होता है और जो प्रभाव है वो आश्रित चर कहलाता है। तो कारण में परिवर्तनों से प्रभाव परिवर्तित होता है, न कि प्रभाव परिवर्तन के कारण होता है। यानी कारण होता है, उसके वजह से प्रभाव आता है। जैसे मुद्रास्फीति है, सामान्य मूल्य स्तर वृद्धि का कारण है। मुद्रास्फीति होगी तो क्या होगा? मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। तो मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि का कारण है, लेकिन सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति नहीं है। तो इसलिए सहसंबंध तभी महत्वपूर्ण या सार्थक कहा जाता है जब श्रेणियों में कारण कार्य का संबंध हो। तो सहसंबंध के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि कारण कार्य का संबंध होना चाहिए, तभी वो सहसंबंध सार्थक होगा, अन्यथा सहसंबंध होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं कि सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने तरह का सहसंबंध होता है। तो सहसंबंध को हम दिशा के आधार के आधार से कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप इसका आता है धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। जब मूल्य पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहलाता है? जब दो परिस्थितियों में परिवर्तन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी एक में वृद्धि हो रही है तो उसके कारण दूसरे में भी वृद्धि हो रही है, या पहले वाले श्रेणी के मूल्यों में एक कमी हो रही है तो उसके कारण दूसरे वाले मूल्यों में भी कमी हो रही है, यानी एक ही डायरेक्शन हो गई, या तो दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही कम हो रहे हैं। तो इस तरह के सहसंबंध को हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे मूल्य में वृद्धि के साथ पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है तो धनात्मक। इससे भी उल्टा है कि एक चर मूल्य का एक दिशा में परिवर्तन और दूसरे का उसके विपरीत दिशा में, यानी एक पहले में कमी हो रही है तो दूसरे में वृद्धि हो रही है, पहले में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी हो रही है। तो ऐसा वाला परिवर्तन जो है ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इसको आप इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। पहला दोनों चरों में वृद्धि है, जैसे x और y के मूल्य हैं कि 10, 29, 30, 40, 58, 60, और इसी तरह से जो y के मूल्य हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100, दोनों में देखिए वृद्धि हो रही है। x में भी वृद्धि हो रही है और y में भी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे सहसंबंध क्या कहलाएगा? धनात्मक। दोनों चरों में यदि कमी हो रही है, x के मूल्य 30, 20, 15, 10, 5, 2 कम होते जा रहे हैं, ऐसे y के भी 20, 19, 8, 5, 2, 1 तो कम होते जा रहे हैं। दोनों में ही कमी हो रही है, इसलिए ये भी धनात्मक सहसंबंध है। ऋणात्मक सहसंबंध का एग्जाम्पल देखिए, पहले x में तो वृद्धि हो रही है और दूसरे चर मूल्य में कमी हो रही है। x में 60, 70, 75, 95, 100, 110 बढ़ रहे हैं, y में 49, 38, 20, 18, 5, 2 कम हो रहे हैं। तो एक में वृद्धि और दूसरे में कमी, तो ये क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सहसंबंध। इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले चर मूल्य में कमी हो रही है और दूसरे में वृद्धि हो रही है। देखिए x 100, 90, 80, 75, 50, 40 कमी हो रही है और y में 60, 70, 75, 90, 110, 125 वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ऋणात्मक सहसंबंध के हैं। दूसरा टाइप होता है रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। रेखीय तथा अरेखीय से क्या आशय है कि ये यदि हम ग्राफ पे इसको बनाते हैं कोरिलेशन को, तो यदि एक सीधी रेखा आती है तो वो सीधी रेखा जो है रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। यानी कि जो वृद्धि या कमी का जो अनुपात है दोनों श्रेणियों में वो स्थिर है दोनों में, तो वो रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। लेकिन यदि दोनों श्रेणियों में वृद्धि या कमी तो हो रही है, लेकिन उनका जो अनुपात है परिवर्तन का
वो समान नहीं है तो वो अरेखीय सहसंबंध कहलाएगा। और उसको यदि हम ग्राफ पे बनाएंगे तो जो रेखा है वो वक्र के रूप में बनेगी, यानी सीधी रेखा नहीं आएगी, वो ऊपर नीचे होती हुई आएगी, वक्री रूप में बनेगी, तो वो अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। तो परिवर्तन का अनुपात यदि स्थिर है, जैसे कि श्रमिकों की संख्या दुगनी हो रही है, उत्पादन भी दुगना हो रहा है, तो रेखीय सहसंबंध हो गया। इससे उल्टा यदि श्रमिकों की संख्या दुगनी हो रही है लेकिन उत्पादन दुगना नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, वक्र रेखीय अरेखीय सहसंबंध। ये देखिए एग्जाम्पल भी आप इसका देख सकते हैं। जैसे धनात्मक रेखीय सहसंबंध है तो x 100 200 300 400 500, y में 50 100 150 200 और 250। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखिए, यदि हम इनको रेशो निकाल लेते हैं तो x का रेशो आ रहा है 1 2 3 4 5। सेम y में भी यदि हम रेशो निकाल लेते हैं तो 5 से यदि सबको हम करेंगे डिवाइड तो 1 2 3 4 5 सेम आ गया। तो जो अनुपात है दोनों का वो सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक तो है ही, रेखीय सहसंबंध भी है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए x जो है 100 110 120 130 140, जबकि इधर y में 20 22 35 45 और 60। इनका रेशो हम निकालते हैं तो दोनों अलग अलग रेशो आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाएगा। तीसरा है चर मूल्यों की संख्या के आधार पे। चर मूल्यों की संख्या के आधार पे तीन तरह के हो सकते हैं, सरल, आंशिक और बहुगुणी सहसंबंध। तो यदि केवल दो चर मूल्यों के आधार पर, जिसमें एक स्वतंत्र एक आश्रित है, उसके आधार पे हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो वो कहलाता है सरल सहसंबंध। आप भी अपने सिलेबस में सरल सहसंबंध ही पढ़ेंगे। दूसरा जो है आंशिक। आंशिक में तीन या अधिक चर मूल्य पाए जाते हैं, मतलब दो से ज़्यादा चर मूल्य होते हैं और उनमें सहसंबंध पाया जाता है, तो उसको हम आंशिक या बहुगुणी हो सकता है। लेकिन आंशिक और बहुगुणी में भी क्या फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। तीन चर मूल्यों में से एक स्वतंत्र चर को हम स्थिर मान लेते हैं और दूसरे स्वतंत्र चर मूल्य का आश्रित चर मूल्य से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, तो वो आंशिक सहसंबंध कहलाता है। यानी तीन चर मूल्य थे, हमने एक को तो स्थिर कर दिया स्वतंत्र मान के और दूसरे स्वतंत्र और आश्रित का सहसंबंध ज्ञात किया, तो ये आंशिक कहलाएगा। एग्जाम्पल है इसका, यदि वर्षा को हम स्थिर मान लें और चावल की उपज पर खाद की मात्रा के प्रभाव का अध्ययन करें तो यह आंशिक सहसंबंध कहलाएगा, क्योंकि हमने वर्षा को स्थिर मान लिया है, जबकि प्रभाव उसका भी पड़ रहा है, उसको तो हमने स्थिर मान लिया, लेकिन सिर्फ हमने खाद और उसका प्रभाव देखा उत्पादन पे, तो ये आंशिक सहसंबंध। जबकि बहुगुणी सहसंबंध में क्या है कि इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्य होते हैं और एक आश्रित चर मूल्य होता है, और तो उनमें हम आपस में सहसंबंध ज्ञात करते हैं, तो वो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। जैसे उसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में यदि वर्षा और खाद दोनों का ही हम चावल की उपज पर सामूहिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। नेक्स्ट सहसंबंध में आता है इसका परिमाण, डिग्री, कि सहसंबंध का जो कैलकुलेशन है वो हम कोफिशिएंट के रूप में, गुणक के रूप में करते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक तो होगा ही सहसंबंध, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है, डिग्री कितनी है, उसके आधार पर ये देखा जाता है कि ये तो डिसाइड हो गया कि सहसंबंध है, प्लस माइनस से हमने धनात्मक ऋणात्मक भी तय कर लिया, लेकिन कितना है, बहुत कम है, मामूली सा है, थोड़ा एवरेज है, थोड़ा उससे ज़्यादा है, या पूर्ण है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हमें सहसंबंध के गुणक का मान देखना होता है और उसके आधार पर हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं, वो हमें एनालिसिस में बतानी होती है। तो
देखिए ये टेबल है, इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि सहसंबंध का मान कितना कितना है, तो हम उस स्थिति को क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप सहसंबंध कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको लास्ट में ये एनालिसिस देना पड़ेगा कि सहसंबंध का परिमाण कितना है। पहली चीज़ इसमें ये समझिए कि सहसंबंध का जो आंसर है या तो 1 हो सकता है या 1 से कम होगा, 1 से ऊपर कभी भी नहीं आएगा। यदि 1 से ऊपर आपका आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपने गलत किया है, पहली बात। अब देखिए इसकी डिग्री हम कैसे देखेंगे। यदि हमारा आंसर 1 आ रहा है, पूर्णांक में 1 आ रहा है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो ये कहलाएगा परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सहसंबंध, क्योंकि 1 है मतलब पूरा 100% सहसंबंध है। प्लस में है तो धनात्मक और माइनस में है तो ऋणात्मक। दूसरा कैटेगरी इसकी दूसरी आती है हाई डिग्री, उच्च स्तरीय सहसंबंध। कब कहलाएगा कि उच्च स्तरीय सहसंबंध है? यदि हमारा आंसर 0.75 से लेकर के +1 के बीच में कहीं पर भी आता है, वही है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो इसके बीच में आता है तो हम कहेंगे कि पूर्ण तो नहीं है लेकिन हाई डिग्री का है, बहुत अच्छा सहसंबंध है। उसके बाद आता है मध्यम स्तरीय, मॉडरेट डिग्री, 0.25 से 0.75 के बीच में, प्लस ये है या चाहे माइनस है, तो ये मध्यम स्तरीय मॉडरेट डिग्री का सहसंबंध कहलाता है। अब यदि इससे भी कम आता है, यानी 0 से 0.25 के बीच में आता है, प्लस या माइनस, तो वो कहलाएगा निम्न स्तर का, यानी बहुत ही कम सहसंबंध है, कम मात्रा में है। और लास्ट जो है कि यदि 0 हमारा आंसर आता है तो वो कहलाएगा कि सहसंबंध का अभाव है, किसी तरह का कोई भी सहसंबंध है ही नहीं। तो ये इस तरह से डिग्री का मापन, हम सहसंबंध के परिमाण का मापन हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा उसका आप इसी के आधार पे बताओगे कि आंसर 1 है तो पूर्ण है, उच्च स्तरीय है, मध्यम स्तरीय है, निम्न स्तरीय है, अभाव है, और उसके साथ साथ धनात्मक है या ऋणात्मक, ये भी आप बताएंगे। तो इस तरह से आपको सहसंबंध की एक इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी दी गई। धन्यवाद।